औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 13 फॉर द कोर्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। प्रीवियस हमने अपने कुछ कोर्सेज में आई थिंक के लेक्चर नंबर 8 था या लेक्चर नंबर 9 था, उसमें हमने टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन को डिराइव भी किया हुआ था और फिर उससे नेक्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने उसका जो सोल्यूशन था बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक, हमने वो सोल्यूशन कैलकुलेट किया हुआ था। आज उसी टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन के स्टेडी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सोल्यूशन का स्टेडी स्टेट क्या होता है। तो स्टेडी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और स्टेडी स्टेट सोल्यूशन को कैलकुलेट करने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन था वो इस तरह का एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसमें यानी तीन वेरिएबल थे। एक था वेरिएबल टाइम और दो स्पेटल वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई इन्वॉल्व थे इस इक्वेशन में। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड डेरिवेटिव, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वाई भी सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो एक कंडीशन चाहिए होगा टाइम के लिए। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमें रेक्टेंगुलर प्लेन का टेम्परेचर मालूम होना चाहिए, जिसको हम इन मैथमेटिकल शेप में इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। u एट 0 xy इज इक्वल टू h ऑफ xy यानी सम फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन x एंड y। दिस इज अननोन क्वांटिटी। ये यानी एक नॉन टेम्परेचर होगा। इनिशियली जो रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारा, उसकी जो इनिशियल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जो टेम्परेचर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल h विच डिपेंड्स ऑन x एंड y। इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप की चार बाउंड्रीज बन रही थी हमारे साथ। तो एक बाउंड्री है u पर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0, जिसपे टेम्परेचर हमने स्पेसिफाई किया हुआ था f1 ऑफ x। सपोज दूसरे बाउंड्री पे यानी एट y इज इक्वल टू h, रेक्टेंगल का जो लैंड बनता है उस पे टेम्परेचर हमने फिक्स किया हुआ है एफ स्मॉल f2 ऑफ x। इस तरह थर्ड बाउंड्री मींस u एट t l एंड y इज इक्वल टू g2 ऑफ y। एंड फोर्थ बाउंड्री पे जो टेम्परेचर है वो गिवन है g1 ऑफ y से। ठीक है, अगर इन बाउंड्रीज को हम ग्राफिकली देखने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसपे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हीट कंडक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, इसी बाउंड्री पे जहाँ पे ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, तो इसी एक्सिस पे यानी x एक्सिस पे जहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है तो उस पे हमने टेम्परेचर f1 स्मॉल f1 ऑफ x फिक्स किया हुआ है, जो इक्वेशन नंबर 3 में हमें नजर आ रहा है। अच्छा, एट x इज इक्वल टू l यानी इसी साइड पे हमने टेम्परेचर की जो मैकेनिज्म लगाई हुई है उसको हम g2 ऑफ y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इस टेम्परेचर से। सिमिलरली दिस इज द टेम्परेचर ऑन द थर्ड साइड एंड ऑन द फोर्थ साइड देयर इज अ टेम्परेचर गिवन बाय g1 ऑफ y। ठीक है, सो अगर इसी रेक्टेंगल के चारों साइड्स पे हम डिफरेंट टेम्परेचर्स को फिक्स रखते हैं तो जैसे ही टाइम शुरू हो जाएगा तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट के हर एक पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब फिजिकली या एक्सपेरिमेंटली ये एक फैक्ट है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसी प्लेट का जो टेम्परेचर है वो एक स्टेबल स्टेट पर आकर रुक जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर में मजीद कोई और चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, तो उसी स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। ठीक है, यानी हमने ये टेम्परेचर साइड पे फिक्स कर लिए और फिर हमने एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर लिया। तो जैसे ही टाइम गुजरता जाएगा तो वैसे ही टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। इस रेक्टेंगुलर प्लेट के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो
कुछ समय बाद एक स्टेट ऐसा आएगा कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट के हर एक पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो फिक्स हो जाएगा, उसके बाद मजीद उसमें चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, तो वो स्टेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है कि उस स्टेट को हमने कैलकुलेट किस तरह करना है। तो अगर देखा जाए तो स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर में बदलाव विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदलाव नहीं आता, तो हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज करना है। ठीक है, हम कहेंगे कि एज टाइम टी अप्रोच टू इंफिनिटी, पार्शल यू बाई पार्शल टी इज इक्वल टू जीरो, यानी स्टेडी स्टेट पे जो टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेटिव है वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ स्टेडी स्टेट की निशानी आ गई कि द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस एस्टिमेट इन द मेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम उसी एस्टिमेट को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो किस तरह का इक्वेशन बनेगा, ये साइड जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर। थ्री वेरिएबल से हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक टू वेरिएबल के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो कन्वर्टेड प्रॉब्लम है, हमने पार्शियल u बाई पार्शियल t को जीरो फिक्स कर दिया तो हमें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज जीरो। अच्छा, इस इक्वेशन को लेप्लास इक्वेशन कहा जाता है। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा। ठीक है, तो वो जो फंक्शन होगा वो हमें इसी एक्सपेरिमेंट का जो स्टेडी स्टेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर हम देखना चाहें कि स्टेडी स्टेट में इस पॉइंट पे क्या टेम्परेचर होगा, तो हमने क्या करना है, सिंपल इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो यूजुअली ये चेंजेस आ जाएगी। अब इसके साथ जो बाउंड्रीज कंडीशंस है वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगी, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो बाउंड्री कंडीशंस को फिर हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि u एट x जीरो where y is 0, the temperature is small f1 of x, u at ly is equal to g2 of y, u at xh is equal to f2 of x, u at 0y is equal to g1 of y. These are basically the temperatures of the four boundaries. If we can calculate some solutions which satisfy this equation and which satisfy all these four boundary conditions, so that solution will describe the steady state of this experiment. Okay, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या करना है, और टारगेट इज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा, इस प्रॉब्लम को देखने से क्या पता चलता है, ये प्रॉब्लम दिस इज जस्ट लाइक वेव इक्वेशन की तरह का प्रॉब्लम है। वेव इक्वेशन किस तरह था, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, और उधर जो बाउंड्री कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, वेव इक्वेशन में जो बाउंड्री कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी, यहाँ पर डिफरेंस है बाउंड्री कंडीशंस में। और दूसरी डिफरेंस क्या है, ये जो टर्म है इसके साथ अगर इसको फॉर एग्जांपल हम इस साइड पे लाएंगे तो ये निगेटिव साइन के साथ होगा, तो जो कंडक्टिविटी वाला कांस्टेंट है वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ, सॉरी, जो वेव मोशन का जो कांस्टेंट है वो निगेटिव कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो वेव इक्वेशन से ये कुछ लिहाज से सिमिलर भी है और कुछ लिहाज से डिफरेंट भी है। सिमिलरिटी एज इन द सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द डिफरेंस इज बेसिकली इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाउंड्रीज कंडीशन। ठीक है, बाउंड्रीज कंडीशन के लिहाज से ये वेव इक्वेशन से डिफरेंट एक प्रॉब्लम बनता है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीकाकार है वो स्लाइटली डिफरेंट है यूजुअल जो वेव इक्वेशन का तरीकाकार है। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने अज्यूम करना है, इसका सोल्यूशन हमने अज्यूम करना है स्मॉल कैपिटल यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू u1 of xy प्लस u2 of xy प्लस u3 of xy प्लस u4 of xy। हमने इसको चार सॉल्यूशंस के सम की शेप में अज्यूम करना है कि अज्यूम करे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है और वो सॉल्यूशन
4 टर्म्स की एडिशन के शेप में है। लेटर ऑन आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये जो अजम्पशन है ये सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम में हमें कि सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है। सो अब U1, U2, U3, U4 ये क्या होंगे? तो U1 अज्यूम कर लेते हैं कि U1 इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है। यानी U1 डेल स्क्वायर U1 इज इक्वल टू 0, ये प्रॉपर ये पीडी भी सेटिस्फाई कर रहा है। डेल स्क्वायर U1 बेसिकली ये मैंने अज्यूम किया हुआ है इसी ऑपरेटर को, पार्शियल स्क्वायर U और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर U और पार्शियल वाई स्क्वायर, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है डेल स्क्वायर से। ठीक है। सो डेल स्क्वायर U इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि U इस पीडी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेल स्क्वायर U1 का मतलब ये होगा कि U1 भी उस पीडी को सेटिस्फाई कर रहा है। और U1 के साथ बाउंड्रीज कंडीशन मैंने कुछ इस तरह रखी कि एक बाउंड्री पे मैंने टेम्परेचर रखा F1 ऑफ x और बाकी 3 बाउंड्रीज पे मैंने टेम्परेचर रखा 0। ठीक है। अब U2 हमारा डेल स्क्वायर U2 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई करेगा, करना चाहिए इसको। और U2 के साथ मैंने बाउंड्रीज कंडीशन G2 ऑफ y को एक्टिव रखा और बाकी 3 बाउंड्रीज को मैंने रखा 0। इस तरह से मैंने डेल U3 इज इक्वल टू 0 अज्यूम कर लिया कि U3 हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसके साथ ये जो 3 कंडीशंस थी ये मैंने 0 रखी, और फोर्थ जो कंडीशन थी वो F2 ऑफ x वो मैंने एक्टिव रखी। ठीक है। इस तरह U4 इज आल्सो द सॉल्यूशन टू द लैप्लास प्रॉब्लम विद द बाउंड्री कंडीशंस गिवन बाय दिस स्ट्रक्चर। एक साइड पे G1 ऑफ y और बाकी 3 साइड्स पे टेम्परेचर 0। ठीक है। अगर अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से U1 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से U2 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से U3 कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से U4 कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा, यानी जो हमारा U ऑफ एक्स वाई बनेगा, तो वो ऑटोमेटिकली इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और उसकी रीजन ये है कि ये डेल स्क्वायर जो ऑपरेटर है ये लीनियर ऑपरेटर है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी अगर U1, U2, U3, U4 3-4 सॉल्यूशंस हो किसी एक प्रॉब्लम के, तो उनका सम भी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द न्यू U विल आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो बाउंड्रीज कंडीशन है इनको मैथमेटिकली हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने यानी जो हमारा U बनेगा, क्या वो U इस इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा या सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है। तो इन कंडीशंस के लिए इससे बनने वाले U को चेक करते हैं। पहला जो कंडीशन है वो है U80y इज इक्वल टू U180y प्लस U280y प्लस U380y प्लस U480y। तो U380y, U280y और U180y ये सारे हमने 0 रखे हुए हैं। ये भी 0 रखा हुआ है, ये भी 0 रखा हुआ है, और ये भी 0 रखा हुआ है। सॉरी, ये भी 0 रखा हुआ है, ये भी 0 रखा हुआ है, और U380y ये भी 0 रखा हुआ है। 0y इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और U480y इज इक्वल टू G1। तो ये जो कंडीशन है ये हमने इक्विवेलेंट रखी हुई है G1y ऑफ y के इक्विवेलेंट। तो यहां से हमें ये एस्टिमेट मिलता है कि U80y इज इक्वल टू G1 ऑफ y। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोल्यूशन हमारा होगा वो पहले बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सॉरी द लास्ट वन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशंस को देख लेते हैं। U एट x0 इज इक्वल टू U1 एट x0 प्लस U2 एट x0 प्लस U3 एट x0 प्लस U4 एट x0। तो ये 3 क्वांटिटीज इसी साइड पे 0 है, और सिर्फ एक ही U1 एट x0 इसकी वैल्यू है F1 ऑफ x। तो U ऑफ x0 इज इक्वल टू F1 ऑफ x, इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली जो तल कंडीशन है, अगर उसको हम सब्स्टिट्यूट कर U ऑफ एक्स वाई में अगर तल बाउंड्री को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह l हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, राइट हैंड साइड पर भी सब जगह x की जगह l सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो थर्ड कंडीशन भी हमें पता चल जाएगा कि सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। तो यहां पर इस एजम्पशन का मतलब यह है
इस इजम्पशन का मतलब ये है कि हमने इस प्रॉब्लम को, जहां पर चारों बाउंड्रीज पे जो कंडीशंस थी वो नॉन जीरो थी, ठीक है, इनको हमने चार डिफरेंट प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर तीन बाउंड्रीज पे टेम्परेचर जीरो है और एक ही बाउंड्री पे टेम्परेचर जो है वो नॉन होमोजीनियस टेम्परेचर है। अब हमारे साथ तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स, चार प्रॉब्लम्स इस तरह होंगे। डेल स्क्वायर यू वन इज इक्वल टू जीरो, u1 at x0 is equal to f1x, u1 at xh is equal to 0, u1 at 0y is equal to 0, u1 at ly is equal to 0। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और चार बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। एक प्रॉब्लम, एक कंप्लीट प्रॉब्लम ये है, ठीक है, इसको मैं कहूंगा दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको यूजुअली सॉल्व करना बहुत ही इजी है, क्योंकि ये समहाउ वेव इक्वेशन की तरह सिमिलरिटी में आ रहा है। वेव इक्वेशन में हमारे साथ जो दोनों एंड्स थे स्ट्रिंग के वो भी जीरो थे, और इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट थी, इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो हमें गिवन होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे साथ जो है वो एक तरह से वो कंडीशन भी जीरो आ रही है। तो एक प्रॉब्लम हमारा ये बन गया। अच्छा, U2 के लिए जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये हो गया, ठीक है। दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम, यानी U2 तीन साइड्स पे टेम्परेचर जीरो और फोर्थ साइड्स पे G2 ऑफ y, ठीक है। तो तीन साइड्स पे मैंने टेम्परेचर जीरो फिक्स कर दिया और फोर्थ साइड पे मैंने रखा G2 ऑफ y। इस तरह the third problem is del square U3 is equal to 0 combined with these four boundary conditions, ठीक है। U3 इसी साइड पे इक्वलेंट है f2 ऑफ x के, बाकी तीन साइड्स पे इसकी जो वैल्यू है वो जीरो है। इस तरह U4 भी हमारे साथ एक ही बाउंड्री पे टेम्परेचर इसका जीरो आ रहा है, नॉन होमोजीनियस आ रहा है, मींस नॉन जीरो आ रहा है, और बाकी तीन जो बाउंड्रीज है उन पे टेम्परेचर आ रहा है जीरो। हमने U1 U2 U3 इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो चारों प्रॉब्लम्स को, अच्छा, इनमें से कुछ प्रॉब्लम सेम है। फॉर एग्जांपल एट वाई इज इक्वल टू जीरो एक कंडीशन दी गई है, एट वाई इज इक्वल टू एच है टेम्परेचर जीरो। अच्छा, एक्स की दोनों बाउंड्रीज पे टेम्परेचर जीरो है, ठीक है, ये प्रॉब्लम और ये जो प्रॉब्लम है फोर्थ प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम सेम है। यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो पे कंडीशन बताई गई है, यहाँ पर y इज इक्वल टू जीरो पे कंडीशन बताई गई है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम में हम x और y को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो दोनों प्रॉब्लम सेम तरह के प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, ठीक है। यानी इसका अगर फॉर एग्जांपल सोल्यूशन प्रोसीजर हम मालूम कर ले, तो उस सोल्यूशन में अगर हम x और y को रिप्लेस कर देंगे और f1 को g1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन जाएगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो दो प्रॉब्लम्स है, ये दो प्रॉब्लम्स सेम है। सेम इन द सेंस कि यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू एल पे हमें कंडीशन बताई गई है, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एच पे हमें कंडीशन बताई गई है। सिम सो इफ वी कैन इंटरचेंज द एक्स एंड वाई, सो वी कैन सी दैट बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, सेम इन द सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर, ये प्रॉब्लम कंसिडर कर लेते हैं, डेल स्क्वायर U4 इज इक्वल टू जीरो। हमने बारी बारी इन तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कि इससे हम इसके सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लें, ठीक है। डेल स्क्वायर U4 इज इक्वल टू जीरो, U4 एट x एंड y इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, U4 एट x h इज इक्वल टू जीरो, U4 एट 0y is equal to G1 of y, U4 at Ly is equal to 0. These are four conditions combined with that problem. सो ऑब्वियसली अगर इसको सॉल्व करना है तो हमारा जो अप्रोच होगा वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो टेक्निक है वो टेक्निक होगा, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि U4 ऑफ एक्स वाई सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है और वो इस तरह की प्रोडक्ट की शेप में है, h मल्टीप्लाइड बाई पाई, ठीक है। h इज अ फंक्शन ऑफ x एंड पाई इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। दिस इज आवर बेसिक assumption, so based on that assumption we can see that the second derivative of u with respect to x square with respect to x is basically h double prime of x
into pi of y. Similarly, we can see that the second derivative of u with respect to y is basically h of x multiplied by phi double prime of y. This is the basics of separation of variable technique. So we have to substitute these estimate in the main PDE. So using these estimate, the estimate of second derivative with respect to x and the estimate of second derivative with respect to y in the partial differential equation, we see that h double prime of x multiplied by phi of y is equal to h of x multiplied by phi double prime of y is equal to 0. We get this equation. अब थोड़ा सा अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के बाद हमें ये आइडेंटिटी मिलती है h डबल प्राइम ऑफ x डिवाइड बाय h ऑफ x इज इक्वल टू माइनस पाई डबल प्राइम ऑफ y डिवाइड बाय पाई ऑफ y. ठीक है, एक फंक्शन ऑफ x है, एक है फंक्शन ऑफ y. ठीक है, निगेटिव जो साइन है वो मैंने y के फंक्शन के साथ लगा लिया. ठीक है, अच्छा, निगेटिव साइन आपने कहाँ पे लगाना है? जहां पर हमें y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू h पे जो कंडीशंस है वो दोनों 0 है, तो y वाले फंक्शन को मैं निगेटिव के साथ मल्टीप्लाइड कर लूंगा. ठीक है, और एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू l पे जो कंडीशन है वो नॉन निगेटिव है, तो उनको मैं पॉजिटिव रहने दूंगा. ठीक है, ये ट्रिक है इस मेथड का. आपको आगे समझ आ जाएगा कि ये निगेटिव साइन यहाँ पर हम इस साइड पे क्यों अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा और अगर हम अलजेब्रिकली इसको सिंप्लीफाइड करें तो हमें एच डबल प्राइम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा, एक इक्वेशन ये मिल जाएगा, और फाई डबल प्राइम ऑफ वाई डिवाइड बाय फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस लेमडा, दूसरा इक्वेशन ये मिल जाएगा. ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशंस को देखते हैं कि बाउंड्री कंडीशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है. तो पहली बाउंड्री जो है वो है एट एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0. तो एक्स की जगह हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो u ऑफ 0 y इज इक्वल टू जी 1 ऑफ y. ठीक है, u एट एल वाई इज इक्वल टू 0, u एट x 0 इज इक्वल टू 0, u एट एक्स एच इज इक्वल टू 0. ठीक है, इससे हमें क्या क्या कंक्लूजन मिलती है? ये जो इक्वेशन है, ये लास्ट वाला इक्वेशन पाई एच ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय पाई ऑफ एच इज इक्वल टू 0, इससे तो डायरेक्टली ये कंक्लूजन मिलती है कि फाई ऑफ एच 0 के इक्वलेंट होगा. क्यों? क्योंकि अगर फाई ऑफ एच 0 के इक्वलेंट नहीं होगा तो उसका मतलब ये होगा कि स्मॉल एच ऑफ एक्स 0 के इक्वलेंट है, जो कि एक 0 के इक्वलेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज the reason is that we will get the trivial solution. The third condition tells us about pi of 0. थर्ड कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि फाई एट 0 भी 0 होगा. इस तरह जो पहला कंडीशन है एच एट 0 इंटू पाई एट वाई इज इक्वल टू जी 1 ऑफ वाई, इससे कोई भी कंडीशन हमें पता नहीं चलता एच एट 0 के बारे में. एच एट 0 के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि 0 है या 0 नहीं है, क्या वैल्यू है, वट एवर. ओके, द सेकंड कंडीशन टेल्स अस एच एट एल इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो एक प्रॉब्लम के साथ हमारे पास एक कंडीशन आ गई और दूसरे प्रॉब्लम के साथ हमारे साथ आ गई दो कंडीशंस. ठीक है, अब निगेटिव साइन आपने उसी प्रॉब्लम के साथ लगाना है जिसके साथ जहां पर आपके साथ दो कंडीशंस जनरेट हो रहे हो. यहां पर दो कंडीशंस बन रहे हैं, तो निगेटिव साइन मैंने यहाँ पे मैं ले आया हूं क्योंकि फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा. ठीक है, जहां पर एक कंडीशन है तो वहां पर मैंने पॉजिटिव लेमडा का साइन रखा हुआ है. दूसरा जो प्रॉब्लम होगा या थर्ड या फोर्थ मींस के जो u2 u3 का जो प्रॉब्लम होगा उसमें हो सकता है आपके साथ h एट 0 इज इक्वल टू 0, h एट l इज इक्वल टू 0 बन जाए और पाई एट h इज इक्वल टू 0 बन जाए. तो फिर आपने क्या करना है, निगेटिव साइन वहां पर लगाना है जहां पर दोनों कंडीशन 0 हो. यहाँ पर मेरे साथ फाई पे जो कंडीशंस है वो 0 है, तो मैंने निगेटिव साइन पाई ऑफ वाई के साथ लगाया है. ठीक है, तो पहला जो
जहां पर दो कंडीशंस गिवन है उस प्रॉब्लम को अगर हम देखते हैं, फाई डबल प्राइम ऑफ वाई डिवाइड बाय फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस लेमडा, which gives us phi double prime of y plus lambda pi of y is equal to 0। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यही इक्वेशन बनता है। इसके साथ दो कंडीशंस ये हो गई, पाई एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड पाई एट h इज इक्वल टू 0। पाई हमने इन तीनों कंडीशंस को लेके बनाना है। अच्छा, पहला जो इक्वेशन है वो है सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए हम ऑक्सिलरी फंक्शन है वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, एम स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, जिससे हमें रूट्स मिलते हैं m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट लेमडा आयोटा। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स मिल गए। तो अगर इमेजिनरी रूट्स है तो फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस आयोटा बीटा की टाइप में रूट्स है तो सॉल्यूशन होता है ई पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कास बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो हमारे साथ इसका जो रियल पार्ट है वो है 0 और इमेजिनरी पार्ट है अंडर द रूट लेमडा। तो ई पावर द रियल पार्ट ई पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन हमारे साथ बनेगा c1 काज अंडर द रूट लेमडा y प्लस c2 साइन अंडर द रूट लेमडा y। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन पे अगर हम ये कंडीशन एम्फोर्स कर लेते हैं कि एट y इज इक्वल टू 0 फाई की जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए, तो कंडीशन इम्पोज करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कांस्टेंट है c1 उसको 0 फिक्स रखना होगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज टू पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, सो वी कैन चूज एनी वैल्यू। सो if we are if we are trying for the solution to satisfy this condition, so we must fix c1 is equal to 0। c1 को हमें 0 रखना होगा। तो सॉल्यूशन हमारे साथ इस तरह बचेगा, फाई एट y is equal to c2 sin अंडर द रूट लेमडा into y। इस तरह का सॉल्यूशन बनेगा। Now we are going to impose the second boundary condition. The second boundary condition says that the value of phi at y is equal to h must be 0. So using this condition over this equation, we get pi at h is equal to c2 multiplied by sine under the root lambda into h, which tells us 0 is equal to c2 sine under the root lambda h। अब इससे दो कंक्लूजन बन सकते हैं। एक कंक्लूजन तो ये हो सकता है कि c2 is equal to 0 and the other condition is sin under the root lambda h is equal to 0। तो we will ignore the first condition. The reason is that because we will get the trivial solution, so we will say that c2 is not equal to 0। So the only possibility is sin under the root lambda h is equal to 0, which gives us the possible values of lambda under the root lambda, which is equivalent to n pi over h। ठीक है, अगर लेमडा की वैल्यू ये हो n पाई बाई h, यूजुअली साइन n पाई 0 के इक्वलेंट होता है। तो साइन अप अंडर द रूट लेमडा h 0 तब होगा जब अंडर द रूट लेमडा h इक्वलेंट होगा n पाई के, या अंडर द रूट लेमडा होगा n पाई डिवाइड बाई h के इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो n की सारी वैल्यूज नेचुरल वैल्यूज के लिए साइन अंडर द रूट लेमडा h 0 आएगा। So basically we have one parametric family of solution, phi at y is equal to c2 sin n pi by h into y। So this is the solution uh, for the first ordinary differential equation। Now consider the second one where we are given with one condition, जहां पर हमें सिर्फ एक ही कंडीशन बताई गई है। तो दूसरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है h डबल प्राइम ऑफ x डिवाइड बाय h ऑफ x इज इक्वल टू लेमडा। नोट द पॉजिटिव साइन। दिस इक्वेशन टेल्स अस h डबल प्राइम ऑफ x माइनस लेमडा h ऑफ x इज इक्वल टू 0, which tells us m is equal to plus minus under the root lambda। both the values are real, so जो solution है वो हमारे साथ होगा e पावर प्लस अंडर द रूट लेमडा x
प्लस ई पावर माइनस अंडर द रूट लेमडा एक्स, जिसको आपने पढ़ा होगा कि कुछ मैनिपुलेशन के बाद उनको हम काज हाइपरबॉलिक और साइन हाइपरबॉलिक में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सोल्यूशन एच ऑफ एक्स बनेगा हमारे साथ वो होगा सम कांस्टेंट d1 मल्टीप्लाइड बाय काज हाइपरबॉलिक अंडर द रूट लेमडा एक्स प्लस d2 मल्टीप्लाइड बाय साइन हाइपरबॉलिक अंडर द रूट लेमडा एक्स। ठीक हो गया। अंडर द रूट लेमडा की वैल्यू n फाई डिवाइड बाय h है, सो यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द अंडर द रूट लेमडा we get the solution h of x is equal to d1 cos hyperbolic n pi by hx plus d2 into sin hyperbolic n pi by hx। ठीक है, h of x का सोल्यूशन हमें मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि एट x is equal to l, h of l की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मीन्स कि अगर हम इसी x को रिप्लेस करें l से तो ये सारा साइड 0 होना चाहिए। ठीक है, सो अगर x इक्वल टू एल हम यहां पर भी सब्स्टिट्यूट कर ले और यहां पर भी सब्स्टिट्यूट कर ले, ठीक है, तो ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि cos हाइपरबॉलिक इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड sin हाइपरबॉलिक इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो h ऑफ x का ये जो फंक्शन है ये हमारा इसी बाउंड्री कंडीशन के साथ हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो यहां पर हम एक एजुकेटेड गेस के जरिए थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि अगर f ऑफ x किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो f ऑफ x प्लस 1 भी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, f ऑफ x प्लस 2 भी उसी का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, basically if we are using x plus 1 instead of x, so we are going to translate the solution। ठीक है, हम सॉल्यूशन को ट्रांसलेट कर देते हैं लेकिन वो सॉल्यूशन फिर भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक है, हाँ, इसमें एक बात है कि सॉल्यूशन का के जो कोएफिशिएंट्स है वो आपके साथ कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो h एट l इज इक्वल टू 0 हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे तो हम इसी सॉल्यूशन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x माइनस l। ठीक है, अब ये भी सॉल्यूशन है उसी प्रॉब्लम का। अगर ये सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर ये उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और उसकी रीजन ये है कि डेरिवेटिव ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस l दोनों सेम होते हैं। माइनस एल वाला जो टर्म है वो डेरिवेटिव्स में खत्म हो जाता है। सो दिस इज आल्सो अ पॉसिबल चॉइस फॉर द सॉल्यूशन। अच्छा, अब हमने ये चॉइस क्यों पिक्स कर लिया? हमने ये चॉइस इसलिए पिक्स कर लिया कि अगर हम x की जगह l सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे साथ l माइनस l तरह के टर्म्स आ जाएंगे। cos हाइपरबॉलिक 0, sin हाइपरबॉलिक 0 इस तरह बनेगा। तो sin हाइपरबॉलिक 0 तो 0 होता है, cos हाइपरबॉलिक 0 होता है 1, जिससे हमें कुछ कंक्लूजन मिल जाएगी। कंक्लूजन क्या मिलेगी कि d1 अगर 0 हो तो h एट l ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू l पे हमें वैल्यू 0 देगा। साइन हाइपरबॉलिक ऑलरेडी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद 0 हो जाता है। तो d1 को अगर हम 0 फिक्स कर दे तो h ऑफ x हमारे साथ बनता है h ऑफ x इज इक्वल टू d2 साइन हाइपरबॉलिक n पाई बाय h इंटू x माइनस l। दिस इज द पॉसिबल सोल्यूशन फॉर h ऑफ x। सो अभी तक हमने पाई ऑफ x भी कैलकुलेट कर लिया विच इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, और हमने h ऑफ x भी कैलकुलेट कर लिया विच इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। वी कैन कंस्ट्रक्ट द सॉल्यूशन u4n। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पे u4 की जगह मैं यूज कर रहा हूँ u4n। तो वो क्यों यूज कर रहा हूँ? यहाँ पर मेरे साथ एक वैल्यू n यूज हो रही है। n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ये सोल्यूशन है, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी सोल्यूशन है, n इज इक्वल टू 3 के लिए भी ये सोल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह का एग्जैक्टली एक n पाई ऑफ y में भी अकर हो रहा है। तो क्योंकि कैपिटल U4 इक्विवेलेंट है पाई मल्टीप्लाइड बाय h के, पाई और h दोनों डिपेंड कर रहे हैं n पे,
तो यहाँ पर u को मैं un से लिख लूंगा कि ये पर n इज इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन, पर n इज इक्वल टू 2 दूसरा सोल्यूशन, पर n इज इक्वल टू 3 थर्ड सोल्यूशन। इनफिनिट फैमिलीज ऑफ सोल्यूशन हमारे साथ बन गए यहाँ पे। सो u4 n ऑफ xy इज इक्वल टू दिस थिंग। हमने सिंपली पाई ऑफ x पाई ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ x कर लिया। अब दो कांस्टेंट है यहाँ पर cn और dn, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा ठीक है। तो सी एन मल्टीप्लाइड बाई डी एन, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी एन से, कैपिटल बी एन से, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स है वो अपनी जगह पर आ जाएगी, तो हमें एक कम्पैक्ट शेप में एक सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। यू फोर एन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बी एन साइन एन पाई ओवर एच वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई ओवर एच एक्स माइनस एल, ठीक है। इनफिनिट सॉल्यूशंस हमें मिल गए, जो फोर्थ प्रॉब्लम है उसी के। सो वी विल यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के इन सारे सॉल्यूशंस का सम बी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो u4 ऑफ xy इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी u4n ऑफ xy इज द सॉल्यूशन ऑफ द डेल स्क्वायर u4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। u4n की वैल्यू अगर हम यूज करेंगे तो u4 ऑफ xy हमें इसी शेप में मालूम हो जाएगा। समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी bn sin n पाई ओवर h y इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई ओवर h इंटू x माइनस l, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन है ये तीनों बाउंड्रीज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो जीरो है, उन तीनों बाउंड्रीज पे ये सोल्यूशन हमारा जीरो है। अब इसी सोल्यूशन को जो फोर्थ कंडीशन है u एट 0 y इज इक्वल टू g1 ऑफ y, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी कंडीशन को एम्फोर्स कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। So we get g1 of y is equal to summation n is equal to 1 up to infinity bn sin n pi over hy multiplied by sin hyperbolic n pi over h into minus l, ठीक हो गया। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे g1 of y एक नॉन फंक्शन है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे ये है फंक्शन ऑफ y, ये है एक कांस्टेंट क्वांटिटी और ये भी है एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो bn और इस कांस्टेंट को कंबाइन करके cn से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इस कांस्टेंट की जगह हम cn लिख लेंगे तो हमें g1 ऑफ y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी cn sin n पाई बाई h इंटू y इस तरह की शेप में मिलेगा। अब इस पे जो ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है साइन पाई y ओवर h के, तो उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया जा सकता है और उन प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन के बाद जो कांस्टेंट cn है इसकी वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह से हमने हीट कंडक्शन इक्वेशन के सोल्यूशन में भी डिराइव किया हुआ था, और वो जो वेव था उसमें भी हमने जो ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई किया हुआ था। आई होप सो दैट यू विल हैव द आइडिया ऑफ दैट टेक्निक। So I will directly write the value of Cn is equal to 2 divided by h integral from 0 to h g1 of y sin n pi over hy dy. So we will calculate, we will replace the Cn by its value। Cn को हमने जिस तरह से अज्यूम किया हुआ था तो रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे हमें bn की वैल्यू मिल जाएगी। bn इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई h साइन हाइपरबोलिक n पाई माइनस l डिवाइड बाई h इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू h g1 ऑफ y साइन n पाई y over h dy। So basically we will calculate the value of bn by this integral, ठीक है। अगर bn की वैल्यू हम इस इंटीग्रल से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी पहले 10 वैल्यू, पहले 5 वैल्यू या पहले 4 वैल्यू जितनी भी रिक्वायर्ड हो, तो सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट b1 b2 b3 हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर उन वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इस एक्सप्रेशन में। सो हमें क्या मिलेगा, u4 ऑफ xy हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। So the solution to the fourth problem is u4 of xy is equal to summation n starts from 1 up to infinity bn sin n pi over hy into sin hyperbolic n pi over h x minus l
where the value of bn will be calculated by this integral। ये इंटीग्रल आपने याद रखना है, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम के लिए आपने इस इंटीग्रल को यूज करना है। g1 को लेके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे और बस इंटीग्रेशन कर ले, सिंपल से इंटीग्रेशन, तो bn की वैल्यूज आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द फोर्थ प्रॉब्लम। इफ वी कैलकुलेट दिस सॉल्यूशन विल सेटिस्फाई दिस सेट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इन सारे प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दे या h सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपको सोल्यूशन में 0 मिलेगा। अगर x की जगह l सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपको 0 मिलेगा। अगर x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा g1 के इक्वलेंट। u4 हमें मालूम हो गया, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मालूम हो गया। बाकी तीन के सोल्यूशन हमने कैलकुलेट करने हैं। जब इन तीनों के सोल्यूशंस भी कैलकुलेट हो जाएंगे तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, इससे हमें मेन सोल्यूशन हमारा बन जाएगा, ठीक है। यानी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए ये काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम उन दो तीनों प्रॉब्लम में से एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तो उसका सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और जो बाकी के दो प्रॉब्लम्स है इन दोनों सॉल्यूशंस को देखकर बाकी के दो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डिसाइड कर लेंगे, और उन सारे सॉल्यूशंस को कंस्ट्रक्ट करके लेप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन बना लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।